जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास गिने चुने 10 दिन रह गए। ये टाइम पे आप लोगों को हार्ड वर्क से ज्यादा जो है स्मार्ट वर्क की जरूरत है, नहीं तो आपकी जो रैंक है वो कोई और ले जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां पे आपको एफर्ट कम डालना पड़े, बट जेई मेंस में आपको वहां से क्वेश्चन देखने को हमेशा ही मिलते हैं। तो ऐसे अगर आप चैप्टर्स पे ध्यान देंगे तो ये 10 दिन में आप जो है एक अच्छा खासा स्कोर को अपना बूस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं वो आपको इजीली 40 मार्क्स जो है यहाँ पे दिला सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स है ये आप नेक्स्ट 1 वीक के अंदर भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आप जो है अगर इन पे प्रॉपर तरीके से फोकस करें तो ये कंप्लीट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमने सिमिलर वीडियो जो है आपके लिए मैथ्स के लिए भी बनाया है, तो अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी जो है आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऐसे टॉपिक की जो कि आपके लिए इजी भी है साथ ही साथ आपको स्कोर भी दिलाएगा जेई मेंस में, तो वो हो जाता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक तो ऐसा चैप्टर है जो कि आप अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आए, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, रेजिस्टर्स आपके सीरीज में पैरेलल में किस तरीके से रहते हैं वो चीज पढ़ी है, हीट पावर वाले जो फॉर्मूलेस होते हैं वो आपने पढ़े, तो ये सब चीजें भी आपके 12th में ही रिपीट हुई है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो हो जाती है इलेक्ट्रिकल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, देन किरचॉफ के दोनों लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जूल्स लॉ हो गया आपका, डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर्स में आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जाएंगे तो जेई मेंस में हर साल देखा जा रहा है कि आपके 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, बट एवरेज हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम अगले ऐसे टॉपिक की बात करें दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका थियोरेटिकल है। तो अगर स्टूडेंट्स ने जो है सारी चीजों को याद कर लिया, समझ लिया, तो आप जो है वैसे ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे दूसरी सबसे अच्छी चीज है कि बहुत सारी चीजें तो आप जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो आपकी एटॉमिक फिजिक्स वाला पार्ट है वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, बोर हाइड्रोजन एटम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स वाली जो स्पीशीज रहती है वो चीजें। देन आप जो ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ चीज है ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लेते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे तो आपका चीजें रिवाइज ही हो रही है और सेम सेम क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो एक पोर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो वो दोनों के लिए कवर हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मॉडर्न फिजिक्स मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस हमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे रखना है, उसके अंदर ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देन सेकंड प्रायोरिटी पे हमें न्यूक्लियर फिजिक्स को रखना है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, देन बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, और एक्सरेज थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट रहता है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ के जाइए। फिर एटॉमिक फिजिक्स जो है जैसा कि बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कवर हो जाता है, बोर हाइड्रोजन एटम, आपका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इन पे जो है आप फोकस करिए। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी जो है आपको एवरेज यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में, किसी किसी इसमें जो है 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, तो इस पोर्शन को बिल्कुल भी मत छोड़िए क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली इन चैप्टर से स्कोर करते हैं मार्क्स। अब अगला चैप्टर अगर हम बोले जो कि इजी हो जाता है दैट इज सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में भी चीजें जो है थ्योरेटिकल ही दी है। हाँ, ये मानता हूं कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बट आप ये सोचिए ना कि अगर आप मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी कर दे, बट अगर वहां से आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जबकि सेमी कंडक्टर में जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायोड्स देखना है, देन ट्रांजिस्टर्स में ये टॉपिक्स देखने हैं, और लॉजिक गेट्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो वो देखना है। अब अगर हम अगली चीज की बात करें तो दैट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। काफी छोटा सा चैप्टर दिया है आपको एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी से बाहर चीजें नहीं पूछी जाती है। एक हो गया इसके अंदर आपका ग्राउंड स्पेस एंड स्काई वेव प्रोपोगेशन, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बाकी पूरा चैप्टर ही ओवरऑल पढ़ के चले जाइए क्योंकि चैप्टर भी छोटा है और आपको एक टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं आपके गैसियस लॉ चैप्टर में। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि आपको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ, तो इन सब के भी जो है आप फॉर्मूलेस और बाकी चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा हो जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स।
यूनिट एंड मेजरमेंट्स आपका कितना स्टार्टिंग का चैप्टर है, और ये सबसे अच्छी बात है कि किसी और चैप्टर से ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता है। मतलब वो फॉर्मूलेस रहते हैं कि हाँ जनरल आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, बट वो फॉर्मूलेस आप ओवर द टाइम जो है सारे ही चैप्टर्स में कुछ ना कुछ पढ़ते जाते हैं। तो इसके अंदर जो है आपके इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है, लीस्ट काउंट हो गया, एरर्स इन मेजरमेंट, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, और डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली आपके दो पार्ट में दिया हुआ है, 1D एंड 2D। तो 1D के अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, और 2D में आपका मेनली जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वो चीज भी जो है आप अच्छे से कवर करिए। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, उसमें हमें ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ गया तो वो चीजें भी जो है हम अच्छे से कर सकते हैं। प्लस ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में भी आपका ये टॉपिक उठाया गया था, तो आप वहां से भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीजें भी जो है आपकी काइनेमेटिक्स काफी ज्यादा इजी पड़ जाती है। अब हम अगला देखें टॉपिक, तो अगला हो जाता है हमारा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, देखिए ऑप्टिक्स बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बट वेव ऑप्टिक्स में क्या है, कुछ चीजें जो है एक्चुअली आप समझ नहीं पाते उनको, तो वो थोड़ा सा जो है हमारे लिए दिक्कत भरा हो जाता है। बाकी अगर फॉर्मूलेस भी पढ़ के चले जाए, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपके देखे रखे उसके फॉर्मूले, और आपको पता है कि एक दो क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट उससे अच्छा है आप अगर वेव ऑप्टिक्स पे, रे ऑप्टिक्स पे अगर फोकस करें, तो इसके बेसिक्स ऑलरेडी आप प्राइमरी क्लासेस में कवर कर लेते हैं। बाकी इन टॉपिक्स पे आपको फोकस जो है रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन प्लेन और स्पेरिकल मिरर्स हो गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस, देन लेंस के जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला और वो सब चीजें, प्रिज्म का जो डिविएशन और जो वो बेस्ड फॉर्मूले रहते हैं, वो चीज हो गई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप टेलीस्कोप और आपके माइक्रोस्कोप पे जो है फोकस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा चैप्टर जरूर बड़ा है, बट आपको मार्क्स दिलाता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते ही है। और सबसे बड़ी बात है कि इजी टॉपिक है, तो इस पे भी जो आप फोकस रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जितने टॉपिक्स की बात करी ना, ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, कि इनमें ज्यादातर जो है कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं किया जाता। हाँ, रे ऑप्टिक्स में कभी कभी होता है कि मैकेनिक्स की एक दो चीजें आपकी मिक्स हो जाए। बाकी अगर हम देखें तो आपका काइनेमेटिक्स हो गया, ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। देन आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इंडिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो इनमें क्या है और किसी कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं किया जाता किसी और चैप्टर का। बट अब हम कुछ डिपेंडेंट चैप्टर्स देखेंगे, जो कि इजी भी है, लेकिन कभी कभी एक दो कॉन्सेप्ट्स उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला उसमें हो जाता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के साथ कुछ कुछ चीजें मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इस पे फोकस रखना है। देन ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एंड एनर्जी पे फोकस रखना है। एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी पे फोकस रखिए, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है उस पे फोकस रखिए। तो ये भी जो है हमने रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में कवर किया है, क्योंकि बार बार लॉ के बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम अगले चीज देखें तो अगला हो जाता है आपका एसएचएम। एसएचएम के अंदर आपको उसकी इक्वेशंस और ग्राफ बेसिक जो है पता होना चाहिए। देन एनर्जी एंड एसएचएम जो है वो पता होनी चाहिए, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। और आपका कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट केसेस, तो काफी सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बोला गया है, क्योंकि एसएचएम एक आपका डिपेंडेंट चैप्टर है। आपके यहाँ पे मैकेनिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट लग के जो है आपके ये टाइम पीरियड आपको निकालने रहते हैं। फिर फ्री फोर्स डैम्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेंट्स जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में डाला गया था, क्योंकि बार बार जो है जेईई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। एसएचएम एंड वेव्स को जो है एक ही बकेट में वैसे ट्रीट किया जाता है, बट वेव्स जो है रिलेटिवली डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स को, और एसएचएम इजी पड़ता है, इसलिए हमने इस लिस्ट में जो है सिर्फ एसएचएम को रखा है। अगला अगर हम देखें तो वो हो जाता है आपका सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो रोटेशनल मोशन से जस्ट पहले जो है आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास इजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट सेंटर ऑफ मास आप करके जा सकते हैं। इसमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए, और कोलिजन के आपके जो दोनों टाइप होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये भी जो है आपको पोर्शन एक अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इतने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो आप जो है 40 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहेंगे, कि दो ये चैप्टर्स आपको 40 मार्क जो है दिलवा सकते हैं, बट कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हो जाती है आपकी एबनॉर्मल वेटेज। तो कुछ पेपर्स में आपका देखा जाता है कि कभी कभी इन चैप्टर्स का जो नॉर्मल वेटेज होता है ना, उससे अलग पूछ लिया जाता है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का हमेशा ही हाई वेटेज रहता है, बट हो सकता है किसी शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दे वो, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट यार हमें पता है कि अगर वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा।
फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी इंक्रीज हो जाए। तो इनको हमने वैसे तो इजी कैटेगरी में ही डाला है, बट अगर इनमें भी कोई ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाए। देन इम्प्योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है कुछ चैप्टर्स दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स होके आए और वो टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं किया तो शायद वो क्वेश्चन नहीं बन पाए। लेकिन ये चीज आपको मान के चलनी है कि ये लिस्ट को तो आपको मेजोरिटी मतलब जो है फोकस रखना है, आपको इसको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि देखिए मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें एक से ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को तो आपको करके जाना है। सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गया, ये एनसीईआरटी से अगर आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है। तो इन सारे चैप्टर्स पे आप प्रॉपर तरीके से जो है फोकस कर लीजिए। और बाकी मैक्सिमम सिलेबस को ट्राई करिए कि जो बचे हुए आपके पास दिन है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना आप अनकवर कर सकते हैं वो अच्छी बात है। उसके अलावा आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी एक मौका रहेगा ही। आप फर्स्ट अटेम्प्ट की अपनी गलतियों से सीख के सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली यहां से इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आप लोग फिजिक्स के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कितने मार्क्स को जो है टारगेट कर रहे हैं, वेदर इट इज 40, 50, 60, 70, जितना भी है आप लिखिए, ठीक है। तो एक आपको जो है डिसेंट स्कोर मिल सकता है अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले और बचे कुछ थोड़े बहुत और जो चीजें हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर ले। बाकी यार टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत जल्द जो है हम केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो ले आएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द लाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में वो चीज भी मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।